कि जिम्मेवार आप खुद हैं। बात याद रखिएगा, आपकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। जिस भी स्थिति में आपको रहना है, कि जिम्मेवार आप खुद हैं। ये आप ही तय करते हैं कि आपको कहाँ तक जाना है। बुरी आदतें होंगी तो बुरे जगह जाइएगा, अच्छी आदतें होंगी अच्छी जगह जाइए। क्या कोई जिम्मेवार नहीं होगा इसका। टाइप कर दिए। और कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी इस सप्ताह से लग जाएगा आपका, ठीक ना, ताकि सिलेबस को थोड़ा सा फास्ट किया जा सके। क्या बाकी सिलेबस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी में कहाँ तक पहुँचे हैं गुरुजी? पीडीएफ दिए हैं ना? ज्योग्राफी बाबू इतना हो गया है, यहाँ तक हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं। अब चला, हम बोले हैं सर लोग को कि ग्रुप डी वालों को आर्ट्स पेपर जो है ना, जो उनका सिलेबस है उतने पढ़ाना है, बहुत ज़्यादा उसको उसमें नहीं उलझाना। लेकिन ग्रुप डी में आर्ट्स का क्या मामला है देखो, 17 18 15 16 17 नंबर का पूछेगा, लेकिन मेरिट वही बनाएगा। मेरिट इसलिए बनाएगा कि उस पेपर को लोग इग्नोर करता है। अब बाद में जब 1 नंबर से नहीं होता है, 5 साल तक रुकना पड़ता है ना, तब याद आता है। अभी क्या होगा, अरे यार साइंस ज्यादा नंबर का इसको पढ़ लो, मैथ ज्यादा नंबर का उसको पढ़ लो, रीजनिंग ज्यादा नंबर का उसको पढ़ लो, आर्ट्स को छोड़ देते। आर्ट्स को आप छोड़िएगा, उधर रेलवे आपको छोड़ देगा। 2 नंबर से नहीं होगा, चल जाइएगा भितरामपुर। हाँ चलिए, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर था? हिट ना। हिट में कल हम लोग पढ़े थे उष्मागति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। ये 5 चैप्टर बचा है, अगला सप्ताह तक कोशिश करते हैं। अरे आज तो बोले थे कि हम ही लेंगे, कल से लगेगा। हाँ, रोशन सर भी आ गए हैं, सब कंफ्यूजन में था। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम लोगों ने कल पढ़ रखा था। द नेम ऑफ द टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग, है ना? टॉपिक का नाम क्या है दोस्त? प्यारे बच्चों, कल हमने आपको सिखाया था पेड़ लगाना कितना जरूरी है। तो ग्लोबल वार्मिंग में हम लोग आज पढ़ेंगे पृथ्वी पर तापमान का बहुत अधिक बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना क्या कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः CO2 गैस के कारण होता है। कौन गैस के कारण होता है? और पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा छोड़े गए अवरक्त किरणों को CO2 आने तो देता है, लेकिन जाने नहीं देता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सूर्य से 2 प्रकार की किरणें आती है, एगो अवरक्त और दूसरा पराबैंगनी। पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। पराबैंगनी किरण को तो ओजोन परत ने अवशोषित करता है। आ जाएगा, सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन होगा? त्वचा। कौन? त्वचा का कैंसर हो जाएगा। और CFC के द्वारा ओजोन परत का नाश हो रहा है। एसी तथा रेफ्रिजरेटर से निकलता है कौन? CFC, जिसके कारण ओजोन परत का क्या हो रहा है, नाश हो। अब आते हैं बाबू कृष्ण पिंड। आप कहेगा ये कृष्ण पिंड क्या है गुरुजी, है ना? कृष्ण पिंड की अगर हम बात करें तो ब्लैक बॉडी। कौन सी बॉडी? तो काजल आप जानते हैं, काजल के साथ क्या होता है दोस्त, कि पहले बचपन में माँ जी लोग काजल लगाया करती थी हम लोगों की आंखों में, है ना? नहीं लगाने देते थे, जबरदस्ती मुंडी पकड़ के।
चाहे आप रो चाहे हंसो, हंसना तो नहीं है, रोना है, तो खूब लेकिन लगाया जाता था। आप देखिए यहाँ इस रूम में किसी लगभग लोगों के किसी में एक दो चार ही ऐसे कुपोषित लोग हैं जिनकी आंखों में चश्मा लगा है, एक दो तीन, बाकी लोगों के आंख में नहीं है चश्मा। लेकिन आप चले जाइए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, एक बार हम गए दिल्ली पब्लिक स्कूल में, वैसे ही मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि थोड़ा सा जाके ये लोग को पढ़ाओ तो साइंस। हम लोग देखते हैं यार ये क्लास 10th के बच्चे हैं, क्या पढ़ते हैं, गए हम ना, सबको मोटा मोटा चश्मा लगा हुआ था, यूं यूं मोटा मोटा। हम जैसे घुसे हमको आश्चर्य लगा कि यार 60 to 70% को, तो हम जब घुसे तो हमको आश्चर्य लगा ये क्या है, तो बच्चे देख नहीं पा रहे थे, क्लास 10th के बच्चे, किसी तरह से वो अपने सिलियरी मसल्स को एडजस्ट करते हुए, आइरिस को ऊपर नीचे करते हुए पुतलियों से प्रकाश को भेज रहे थे, लेकिन प्रकाश जा नहीं रहा था। तो उनके साथ क्या हुआ कि अब वो डॉक्टर, बहुत जगह सारे जगह डॉक्टर ही सही नहीं होते हैं। आजकल डॉक्टर ये आपको कहेंगे कि अगर कोई बच्चा है तो उसको काजल नहीं लगाइए, इन्फेक्शन हो जाएगा, और वो माँ के दूध के अलावा 6 महीना तक कुछ नहीं पिलाइए, ये सब आप कर लीजिएगा तो बच्चा ऐसा बच्चा हो जाएगा। तो वही बात है कि अभी शहर का बच्चा गांव में चल जाए, गोबर छू ले खाली, उसको ऐसा इन्फेक्शन होगा कि हॉस्पिटलाइज करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसका डब्ल्यूबीसी उस लेवल का तैयार ही नहीं हुआ है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो तैयार नहीं हुआ। हम लोग तो गूं खा के बड़े हुए हैं, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, बचपन में सब लोग हग हग के खाए होंगे, तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग दूध डायरेक्ट भैंस का निकाल के पी लें कि गर्म करके पी लें, लेकिन इन लोगों को पास्चुराइज मिल्क पीने का आदत है, वहां जाएगा वो डायरेक्ट वाला मिल्क पिएगा और उसका वो डायरिया फलना चिलना हो जाना है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम उस लेवल का नहीं हुआ है। नहीं, हम लोग, मम्मी लोग बताती है बचपन में हम वो खा लिए थे जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, अलग अलग, हम लोग के यहाँ गनगुआइर बोलते हैं उसको, खा लिए थे और हमको कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कृष्णपिंड जो है, हम लोगों की माँ जो पहले काजल लगाती थी, काजल सबसे अच्छा कृष्णपिंड है, वो सभी उष्मा विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। जैसे हम अभी गोरे हैं, हम कैसे हैं, नहीं है क्या, तो हम क्या करते हैं कि जो उष्मा विकिरण मेरे ऊपर आता है हम सबको लौटा देते हैं। अगर कोई भाई मेरा काला है तो वो सभी उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, तो ज्यादा गर्मी लगता है, और जो गोरा है वो सारे उष्मा विकिरण को लौटा देता है, उसको कम गर्मी लगती है। बोलो, अब दोस्त मेरे, नहीं नहीं चश्मा लगा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। काजल 95% उष्मा विकिरण को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो विटामिन डी आपको मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला अब देखिए, वैसा पिंड जो लगभग सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है उसे क्या कहते हैं, कृष्ण पिंड। लगभग 95% उष्मा विकिरण को अवशोषित करता है, इसलिए काजल सबसे अच्छा कृष्ण पिंड है ना। ये सारे उष्मा विकिरण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, इसको ज्यादा गर्मी लगता है, ठीक है। और देखना, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां के लोग काले होते हैं, जहां पर गर्मी कम पड़ती है वहां के लोग गोरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउथ में चले जाओ आप, अभी तो यहाँ आप नॉर्मल फील कर रहे हो, वहां भयानक गर्मी होगी, वहां का टेम्परेचर 35-38 चला गया होगा। मार्च चल रहा है ना, 35-38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहां चला गया होगा। तो अभी क्या करते हैं, कुछ लोग गर्मी में भी काले कपड़े पहनते हैं, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, काला कपड़ा सभी उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेगा और आपको ज्यादा गर्मी देगा। और सफेद कपड़ा गर्मी में पहनना चाहिए ताकि वो सभी उष्मा विकिरण को लौटा दे और आपको कम गर्मी लगे। जितना अभी तो ना गर्मी है ना ठंडी है, अभी आप काला भी पहन सकते हैं, सफेद भी पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा गर्मी में काले वस्त्र पहनने का, क्योंकि काला वस्त्र सभी उष्मा विकिरण को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा।
गोरा वस्त्र सफेद वस्त्र सभी उष्मा विकिरण को क्या करेगा, लौटा दे। ये गर्मी में इसलिए सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। क्लियर है। और काला आदमी को ज्यादा गर्मी लगेगा कि सफेद? कहते काला आदमी सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसे अधिक गर्मी लगती है। गोरा आदमी सारे उष्मा विकिरण को परावर्तित कर देता है, इसलिए उसे कम गर्मी लगती है। गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र का उपयोग किया जाता है। देख लो, ये गर्मी में जो भी इस पर पड़ेगा उसको लौटा देगा, क्योंकि वह सारे उष्मा विकिरण को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण कम गर्मी लगती है कि ज्यादा गर्मी लगती है। ठंडी के दिनों में काले कपड़े का उपयोग किया जाता है, क्योंकि काला कपड़ा सारे उष्मा विकिरण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इसलिए ठंडी के दिनों में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, काले। ठीक है। और ये जो आप छाता देख रहे हो, धूप वाला छाता जो हम लोग यूज करते हैं, में आपको बाहर से सफेद होना चाहिए ताकि वो सारे उष्मा विकिरण को लौटा दे, अंदर काला होना चाहिए ताकि वो सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित। बाहर में कैसा होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। क्यों? बाहर में सफेद होगा तो वो सारे उष्मा विकिरण को क्या करेगा, लौटा दे। अंदर में काला होगा, वो सारे उष्मा विकिरण को क्या करेगा, अवशोषित कर। लेकिन ऐसा छाता आप देखते हैं क्या? तो कहिएगा क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग खरीदने ही नहीं जाते हैं। हम लोग बारिशे वाला छत्ता निकालते हैं, अक्करिया छत्ता धूपों में लेकर चल देते हैं, उस सब उष्मा विकिरण को अवशोषित करके आपको गर्मा देता है। ऐसा छत्ता आपको यूज नहीं करना चाहिए। कहते हैं किरचॉफ का नियम। अब एक बात बताइए, आप जितना खाइएगा, आप भोज में कभी खाए हैं, ज्यादा खाते हैं कम? ज्यादा खाते हैं, उस दिन ज्यादा निकालते भी हैं हम लोग, नहीं? घर पे जब अपना से रोटी बनाना पड़ता है तब 4 गो रोटी तनी भुजिया हो गया। अब वही भोज में आपको बैठा देते 1 किलो मटन, 80 गो रसगुल्ला, नहीं। हम लोग के यहाँ चला, एक एक आदमी 250-250 रसगुल्ला खा जाता है। तुम लोग मजाक लग रहा है? 150, 200, 250, हम 80 को खा लेते हैं। कभी खिला के दिखाओ। तो उधर मिथिला में जो है ना, मिथिला में भोज जो होता है, उस कभी चलना तो बताएंगे। वहाँ रसगुल्ला ऐसे 2-2 नहीं दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है। जैसे हर आदमी का अपना अपना कल्चर है। हम उधर जाओगे तुम, दरभंगा, मधुबनी, इस सब में जाओगे तो वहाँ का खान पान देख के तुम्हारा जो है, मतलब दिल खुश हो जाएगा। वहाँ का जो खान पान है और जो सम्मान तुमको मिलेगा मिथिला के खान पान में, वो तुमको कहीं नहीं मिलेगा। इधर तुम आओगे तो दें, तुमको कहना ना छोड़ दीजिए, अच्छा ठीक है, दें ना, ना छोड़ दीजिए, अच्छा ठीक है। वही तुम मिथिला में चल जाओ, दें कोई नहीं पूछता है, वहां दे देता है, कोई कुछ नहीं पूछता है कि दें कि नहीं दें। और हर बंदा जो है, कभी बाराती वराती में जाना उधर, तब पता चले खाते खाते शहीद हो जाओगे उसी पर। ठीक है ना? जैसे एक बार हमारे यहाँ मेरी बहन की बारात आई, लोग खाना खिला रहे थे। विश्वास नहीं करो, लास्ट में जो दही दिया जाता है, तब तक लगभग लोग भाग गए, खाना छोड़ के भाग गए कि आज बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो कुरचॉफ चचा कहते थे जो जितना अच्छा अवशोषक होगा, हम अगर ज्यादा अवशोषित करेंगे ज्यादा उत्सर्जित करेंगे। जो जितना अच्छा अवशोषक होगा वो उतना अच्छा उत्सर्जक होगा। मतलब ज्यादा अवशोषित करोगे ज्यादा उत्सर्जित करोगे, कम अवशोषित करोगे कम उत्सर्जित करोगे। ये कौन कहते थे? कुरचॉफ चचा कहते थे। अब मामला क्या है, एक काली गेंद ले लो तुम, और एक सफेद गेंद ले लो, ले लिए? तो काला बहुत अच्छा अवशोषक होगा, ये बहुत अच्छा उत्सर्जक भी होगा। और ये अच्छा अवशोषक नहीं होगा, ये तो अवशोषित करेगा कि लौटा देगा। ये अच्छा अवशोषक नहीं होगा तो अच्छा उत्सर्जक भी नहीं होगा। बच्चा को अगर पूछ दे काली गेंद और एक सफेद गेंद को समान तापमान पर अगर गर्म किया जाए तो कौन सी गेंद ज्यादा चमकेगी, तो बच्चा कहेगा सफेद, व्हाइट व्हाइट रहेगा, बढ़िया चमकेगा। नहीं,
काला गेंद ज्यादा चमकेगा। काला बहुत अच्छा अवशोषक भी है और बहुत अच्छा उत्सर्जक है। तो कौन गेंद ज्यादा चमकेगा? काला। अच्छा एक बात बताइए। हाँ भाई किशन कुमार जी, अगर आप काली प्याली में चाय लीजिए, मान लीजिए आपकी साली आई काली प्याली में चाय लेकर, कितना अच्छा आनंद भरा पल होगा ना। ये लीजिए जीजा जी चाय। वाह, सुनने को कान तरस रहे हैं सब। अब देखो, अगर ये काली प्याली है और ये सफेद प्याली है, और लेकर कौन आई है? अरे बाप रे, और इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें चाय ही है। कॉफी तक तो तुम्हारी सोच भी नहीं जाती है। अगर काली प्याली बहुत अच्छा अवशोषक भी है और बहुत अच्छा उत्सर्जक भी है, और ये खराब अवशोषक है, खराब उत्सर्जक, जल्दी कौन ठंडा होगा? जल्दी कौन ठंडा होगा? काली प्याली में रखी चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा अवशोषक है और बहुत अच्छा उत्सर्जक। क्लियर है? तो कैसी प्याली में चाय पीना चाहिए? वो तो डिपेंड करता है कि आपको गर्म ज्यादा देर तक रखना है कि कम देर तक। तो भाई ठंडा ठंडा चाय कौन पीता है? लोग गरम गरम चाहता है कि चुस्की लेते रहे और लेकिन चाय गरमाइले रहे। इसके लिए आपको कैसी प्याली में चाय लेनी होगी? और अगर आप चाय चाहते हैं कि गर्म रहे, तो इसके लिए आपको काली प्याली में चाय लेनी होगी। किरचॉफ का नियम। इस नियम के अनुसार जो वस्तु उष्मा का जितना अच्छा अवशोषक होगा, वह वस्तु उतना ही अच्छा क्या होगा? उत्सर्जक होगा। काली प्याली में रखी चाय अन्य प्यालियों की अपेक्षा जल्दी ठंडी होगी कि लेट से ठंडी होगी? देखो तो कौन ज्यादा चमक रहा है? काला गेंद ज्यादा चमक रहा है। एक काली और एक सफेद गेंद को समान तापमान पर गर्म करके अगर अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए तो कौन गेंद ज्यादा चमकेगा? काला। अब आते हैं हम लोग ऊष्मीय प्रसार पे। एक बात बताइए, लोहा को गर्म करते हैं तो फैलता है कि सिकुड़ता है? पक्का? अल्युमिनियम को गर्म करिएगा फैलेगा। कुछ चीजें लेकिन ऐसी है जो कुछ ही जगह गर्म की जगह तो सिकुड़ जाएगा। नहीं, प्लास्टिक भी गर्म करने के बाद फैलता है। बर्फ, बर्फ का एक ट्यूब ले लीजिए आप, एक घन ले लीजिए, वो जितना जगह छेके हुए पानी बनने के बाद वो उससे गर्म करिएगा, गर्म करिएगा तब पानी बनेगा कि ठंडा कीजिएगा तब पानी बनेगा? जब गर्म कीजिएगा ना तब पानी बनेगा तो उससे कम जगह छेकेगा। बर्फ के साथ उल्टा है। बाकी सब गर्म करने के बाद फैलता है। जितनी भी धातुएं हैं सब गर्म करने के बाद क्या होती है? फैलती है। और ठंडा होने के बाद सिकुड़ती है। गर्म होने के बाद फैलती है, ठंडा होने के बाद सिकुड़ती है। कौन? सभी धातुएं। अब गर्म करके देख लेना। तो आ ये तो थ्योरी बदल देगा। बाबू ये थ्योरी कहीं पढ़े हो क्या? ये पढ़ क्या लिया है हम बताते हैं। ये पढ़ा ये है कि पानी में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, उसके पिघलने के बाद उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित होगा। तो एगो चीज पढ़ लिया ओकरा सब जगह लगाएगा। एक के मंत्र से बिया हो, एक के मंत्र से श्राद्ध हो रे। यही समस्या ही है कि यहाँ भी झोल है। कंपटीशन अगर निकालना है तो इसी झोल को समझना होगा कि बच्चा रट ले अपरिवर्तित, कुछ नहीं सुनेंगे हम। क्यों एक जगह पढ़ लिया है उसको, इसको लेकिन यहाँ पर थ्योरेटिकली हम लोग समझेंगे कहाँ बढ़ेगा, कहाँ घटेगा, कहाँ अपरिवर्तित रहेगा। तो गर्म करने पर धातुएं फैलती है। इसको हम लोग, अब अगर लंबाई में फैला हुआ तो इसको कहते हैं हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई दोनों में फैला हुआ तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। लंबाई चौड़ाई आयतन तीनों में फैला हुआ इसको कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है? आप देखो, बराबर फॉर्मूला होता है एम एस थीटा। हाँ हाँ, तो ये मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि अभी पूछेगा बच्चा सबको, पूछबे करेगा अभी। अभी हम वही सोच रहे थे क्यों बराबर, अब ये एग्जाम है ना 9:30 बजे से, एल पी सी बी टी 2 का।
हम सोच रहे थे इस साल पूछेगा, वो पिछले बार पूछा था, वही लिखा गया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम टाइप करते रहते हैं किसी का नाम और टाइप हो जाता है कृष्ण पिंड। अब देख रहे हैं यार इस साल ही तो कृष्ण पिंड टाइप कर दिया, क्योंकि दिमाग में चल रहा है कि सबसे अच्छा कृष्ण पिंड है ही है, वो है। अभी हम वो पढ़ा रहे हैं, मेरे दिमाग में चल रहा है वो छोटा सबको न्यूमेरिकल पूछेगा क्यू बराबर एम एस थीटा, अब पढ़ के गया होगा और वहां जरा सा 100 ग्राम रहेगा, अगर केजी में नहीं बदलेगा, उसका आंसर 10,000 के बदला 1 लाख आएगा। 100 बार बोले हैं कि बाबू रे ऐसे करना, देगा तब ना। किसी भी क्वेश्चन में अगर 72/79 आ जाए, समझ लो तुम गलत रास्ते पर चल दिए हो। कैलकुलेशन कर रहे हो, अब तो आ गया 779 98/872, समझ लो तुम गलत रास्ते पर हो। अगर आ गया तुम्हारा 72/9, समझ लो ये सही रास्ते पर हो। खपो खप कट गया, समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। अब जब फैलता है कोई भी चीज तो इसको हम लोग प्रसार गुणांक के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? प्रसार गुणांक के द्वारा दर्शाते हैं। प्रसार गुणांक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? एक होता है रेखीय प्रसार गुणांक, दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और तीसरा होता है आयतन प्रसार गुणांक। अगर लंबाई में परिवर्तन हो तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन में परिवर्तन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में परिवर्तन हो जाए आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है ना? लंबाई में परिवर्तन हो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो क्षेत्रीय प्रसार, आयतन में परिवर्तन हो आयतन प्रसार। अच्छा बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, और लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर आयतन, हाँ कि ना? इसको डिनोट करते हैं हम लोग, रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, आयतन प्रसार गुणांक को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है? अब एक बात बताइए, अगर कोई ये इतना लंबा है, इसकी इनिशियल लंबाई इतनी है, इसको गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी? इसकी फाइनल लंबाई ये है। आप अगर इसको गर्म कीजिएगा, पहले इनिशियल लंबाई इसकी ये थी, बोलिए हाँ। ये कौन लंबाई है? इनिशियल लंबाई ये है, और इसकी फाइनल लंबाई ये है। गर्म करने के बाद फैलेगा ना, इसका फिर इनिशियल क्षेत्रफल होगा, इसका फिर फाइनल क्षेत्रफल होगा, इसका फिर इनिशियल आयतन होगा, फाइनल आयतन होगा, होगा ना? हो, अरे गर्म करिएगा तो फैलेगा ना, पहले कुछ और होगा फिर बाद में फैल के कुछ और होगा। बोलिए, एकदम आराम से चला समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जो यहाँ साइंस पढ़ रहे हैं ना, अमेरिका वाला भी यही पढ़ता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भी अलग नहीं है। एल, अरे यार, इनिशियल, एल फाइनल। एल फाइनल का फॉर्मूला होता है LI 1+α θ। एल फाइनल लेंथ है, LI इनिशियल लेंथ है, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, और थीटा तापमान में अंतर है। बोलिए हाँ। और AF बराबर AI 1+β θ। 1+ क्या? बीटा बीटा थीटा। यहाँ AF क्या है? फाइनल क्षेत्रफल जो गर्म करने के बाद मिला है, और AI क्या है? इनिशियल क्षेत्रफल। बीटा क्या है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक।
आप क्यों ये सोच के बैठते हैं कि आपको नहीं आएगा? बहुत आसान चीज है, सबको आता है, खाली कंसंट्रेशन आप बढ़ाइए। और बीटा जो है वो आयतन प्रसार गुणांक, थीटा तापमान में क्या है अंतर। तो बताइए तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ ए एफ है तो यहाँ क्या हो जाएगा वी एफ, यहाँ ए आई है तो यहाँ क्या हो जाएगा वी आई। 1 प्लस अल्फा की बीटा की गामा, क्योंकि ये गामा होता है तो 1 प्लस गामा थीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा और गामा को रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा बराबर 1:2:3। इसका जो यूनिट होता है वो होता है पर केल्विन या पर डिग्री सी। अल्फा बीटा गामा का यूनिट क्या होता है, पर केल्विन या पर डिग्री सी। अच्छा एक बात बताइएगा आप, हमने कहा कोई भी धातु गर्म करने के बाद फैलेगा कि सिकुड़ेगा। बाबू मेरे ये धातु है, इसको आप गर्म कीजिएगा तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा। पक्का पक्की बात बोलो, फैलेगा। तब फैलेगा तो इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, चारों तरफ फैलेगा, इसका आकार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोगों को इसमें डाउट होगा, किसको डाउट है हाथ खड़ा करो। कोई बात नहीं, आप खड़ा कीजिए, हम बताएंगे आप। अरे डाउट कुमार बताओ, डाउट है? डाउट नहीं हो रहा है इसका मतलब आप सोच नहीं पा रहे हैं। अगर गर्म करेंगे तो इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर फैलेगा, तो आकार बढ़ जाएगा। अगर किसी चक्ति में, धातु की चक्ति में छेद हो तो गर्म करने पर फैलने के कारण आकार बढ़ेगा। किसी को कोई डाउट है कि घट भी सकता है सर? हाथ खाली खड़ा करो, बोलना कुछ नहीं। आपको डाउट है खड़े हो जाइए। एक और कोई, आप भी खड़े हो जाइए। तो और आपको डाउट है, और कोई बात नहीं, डाउट तो करना ये अच्छी बात है कि आप डाउट कर रहे हैं। और कोई? हाँ खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। ये जिनको इनको डाउट है खड़े हो जाओ। ओके, आपको भी डाउट है, कोई बात नहीं, आप खड़े हो सकते हैं। हमने कहा, हमने जो प्रश्न आपसे कहा है कि अगर ये चकती है, धातु का प्लेट है, चदरा है, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये जैसे ये आपका चकती है, देखें बाबू तनी कॉपी, ये आपकी चकती है। इसमें आप छेद करके जब इसको आप गर्म करिएगा तो इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा। चूंकि गर्म करने के बाद धातु फैलता है, इसका आकार बढ़ जाएगा, ये हमने कहा है आपको। इस पर इन 5 बच्चों ने ऐतराज जताया कि ये ऐसा नहीं होगा। इनका ऐतराज क्या होगा हम बता देते हैं आपको। इनका ऐतराज ये होगा कि सर अगर इधर फैलेगा, इधर भी खाली है तो इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, ये तो फिर सिकुड़ जाएगा। ये इनका ऐतराज होगा। अब अगर इधर 10 से 10 फैलेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इधर 8 ही ना फैलेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल तो ज्यादा ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर ज्यादा फैलेगा, इधर कम सिकुड़ेगा। अगर हमको इधर ज्यादा खींच रहा है और इधर कम खींच रहा है, तो फाइनली हम ज्यादा की ओर खिंचा जाएंगे। तो फाइनली इसका साइज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। ये इधर भी सिकुड़ेगा, लेकिन इसकी तुलना में कम सिकुड़ेगा, और इधर फैलेगा ज्यादा। क्यों फैलेगा ज्यादा? क्योंकि इसका क्षेत्रफल है ज्यादा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फैल जाएगा कि सिकुड़ जाएगा? अब अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो बैठ जाइए, नहीं तो फिर हमसे डाउट पूछिए। ये होता है एक्सपीरियंस। हमको पता होता है दोस्त की बच्चों के मन में क्या चल रहा है। कहते हैं ना, पहला बच्चा जब होता है ना, माँ को ये पता नहीं चलता है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। जब दूसरा बच्चा होता है तो उसको हर बात का एहसास होता है कि बच्चा रो क्यों रहा है। हम लोग के बैच में जो लोग ये कहते हैं कि सर इतना भीड़ में आप पढ़ाते हो, डाउट होगा तो कैसे होगा। दोस्त मेरे बैच में या जो भी अच्छे टीचर हैं उनके बैच में अगर वो मन से पढ़ाएंगे तो उनके बैच में डाउट नहीं होता है। हम सब चीज बताएंगे, आप बच्चा को डाउट हो जाएगा, एक मतलब हम टीचर नहीं है, या तो मेरी समझ इसका मतलब उस लेवल की नहीं है कि हम टीचर बन सके। क्योंकि अगर टीचर पढ़ा रहा है, अब बच्चा को डाउट हो जाएगा, तो इतना बच्चा डाउट पूछेगा तो पढ़ा पाएंगे? हाँ, वही हम काम चोरी करने लगेंगे तो डाउट होना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान है। बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, तो इधर भी तो सिकुड़ेगा।
अब आते हैं हम ट्रेन की पटरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्त? किसकी बात करते हैं? ट्रेन की पटरी की बात करते हैं। अब ट्रेन की पटरी के साथ क्या मामला है? ट्रेन की पटरी में अगर आप देखिएगा कुछ दूरी पर गैप होता है क्या? अगर नहीं दीजिएगा गैप, गरम होके टेढ़ा होगा। टेढ़ा नहीं हो जाएगा ये नहीं बोलिए, गरम होके टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि गरम होके फैलेगा। यहाँ तो गैप है तो फैल के इधर जाएगा, फैल के इधर आएगा तो गैप में फैलते सिकुड़ते रहेगा। लेकिन अगर गैप नहीं है तब इसको फैलना है, टेढ़ा हो जाए, इसलिए गैप दिया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक आयरन यूज किए हैं? इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट होता है। आप देखिएगा, आप उसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है जिसके द्वारा आप सूती, नायलॉन वगैरह करते हैं ना, उसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है। आप अगर ऐसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अगर आप नायलॉन पे कर दिए, गर्म हो गया, ज्यादा मारेगा, टक 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 टक, ठंडा होगा अपने फिर जुड़ जाएगा, और फिर गर्म होगा तो हट जाएगा। ये टक 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 होता है, गर्मा के अलग और ठंडा के जुट जाता है। इसलिए दो धातु की पट्टी होती है, इसको बाई मेटेलिक स्ट्रीप कहते हैं, जिसके द्वारा कनेक्शन जुटता और हटता। ये भी तो गर्म होने के बाद फैलता है तो प्रसारे गुणांक पर ना आधारित है। गर्म होके जो भी फैलेगा धातु वो किस पर आधारित है? प्रसार गुणांक पर आधारित है। आप देखो, अधिकतर धातुएं गर्म करने के बाद फैलती है, जिससे प्रसार गुणांक के द्वारा क्या क्या दर्शाया जाता है? प्रसार गुणांक तीन प्रकार का है। पहला है रेखीय प्रसार गुणांक। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक। एल एफ यानी फाइनल लेंथ बराबर एल आई वन प्लस अल्फा थीटा। एल एफ क्या है? अंतिम लंबाई। एल आई क्या है? प्रारंभिक लंबाई। थीटा ताप में अंतर, और अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन होता है तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ए एफ बराबर ए आई वन प्लस बीटा थीटा। ए एफ क्या है? अंतिम क्षेत्रफल। थीटा क्या है? ताप में अंतर। ए आई क्या है? प्रारंभिक क्षेत्रफल। बीटा क्या है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में अगर परिवर्तन होता है तो आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई वन प्लस गामा थीटा। अल्फा बीटा गामा का SI मात्रा क्या होता है? पर केल्विन। अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होता है? 1:2:3। अच्छा बताइए, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? अल्फा बट्टा बीटा बराबर 1/2। बोलिए। अब बीटा बट्टा गामा बराबर 2/3। अल्फा बट्टा गामा बराबर कितना? देखिए ना, एकदम आप पहले से सोच के बैठे हैं कि हम बहुत कमजोर छात्र हैं तो पढ़ नहीं पाइएगा। कमजोर कोई नहीं है दोस्त, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। अल्फा बट्टा गामा 1/3, बोलवे नहीं करेगा। अगर किसी चकती में एक या कई छेद हो, अगर किसी चकती में एक या कई छेद हो तो चकती को गर्म करने पर छेद का आकार बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन में जो ऑटो कट होता है ये थर्मोस्टेट के द्वारा ऑटो कट प्रसार गुणांक पर आधारित है, फैलता सिकुड़ता है। पटरियों के बीच में ये खाली जगह होता है, पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पटरियां क्या होती है? फैलती है। कि गर्मी के दिनों में धातुओं का प्रसार होता है, और यह किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? रेखीय प्रसार गुणांक पर आधारित है। अगर आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा की बीटा, अरे अल्फा हो गया रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा हो गया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और गामा हो गया आयतन प्रसार गुणांक। तो गामा का मान दे दिया 10x पर केल्विन, तो कह रहा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा का मान क्या होगा? आप लोग प्रश्न से ज्यादा इनको देख रही हैं। अगर हम आयतन प्रसार गुणांक का मान कितना है? 10x। अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, गामा आयतन प्रसार गुणांक।
आयतन प्रसार गुणांक का मान 10x है, तो कह रहा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान कितना होगा? इन कह रहा है हमको पता है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा बराबर 1:2:3 होगा। हमको दिया हुआ है बीटा और गामा में रिलेशन, बताइए क्या होगा? बीटा बट्टा गामा बराबर 2/3 होगा। यहां से दोस्त मेरे अगर निकालते हैं हम तो बीटा निकालना है ना। बीटा बराबर हो जाएगा 2 गामा/3, 2 × 10x/3 ना। अरे गामा का मान कितना दिया हुआ है? 10x। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। 10 दूनी 20x/3 भागा दे दो, जो आएगा सो उत्तर। बोलो। रेखीय प्रसार गुणांक को किससे? अल्फा से। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से। आयतन प्रसार गुणांक को गामा से। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, आयतन प्रसार गुणांक गामा ना। हमने कहा किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो फैलता है कि सिकुड़ता है? तो फैलेगा तो रेखीय प्रसार गुणांक, लंबाई में वृद्धि होगा रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन में वृद्धि होगा आयतन प्रसार गुणांक। हाँ कि ना? लंबाई में वृद्धि होगा रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन में वृद्धि होगा आयतन प्रसार गुणांक। हमको नहीं लग रहा है आप लोग को बुझा रहा है। बुझा रहा है? पक्का वाला बात बोलिए। अब बताइए इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट प्रसार गुणांक पर है। शक्ति में छेद करेंगे, अब छेद छोटा ना होगा, क्या होगा? गर्म हो। पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ते हैं ताकि गर्मी के दिनों में पटरियां फैल सके। यह भी प्रसार गुणांक पर आधारित है। कृष्ण पिंड उसे कहते हैं जो सभी उष्मा विकिरण को क्या करे? अवशोषित करे। कृष्ण पिंड वह पिंड है जो सभी उष्मा विकिरण को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। तो कौन पिंड कहते हैं? हाँ, लंबाई में परिवर्तन होगा रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन में परिवर्तन होगा आयतन प्रसार गुणांक। सही है? बोलिए। कृष्ण पिंड जो सभी उष्मा विकिरण को क्या करे? अवशोषित कर ले। सबसे अच्छा कृष्ण पिंड कौन है? काजल। 95% उष्मा विकिरण को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। किरचॉफ का नियम कहता है जो जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना ही अच्छा उत्सर्जक हो। तो काली वस्तु ज्यादा चमकेगी कि सफेद? काला ना। गर्मी के दिनों में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि वह सभी उष्मा विकिरण को लेगा तो लौटा देगा। और ठंडी के दिनों में सफेद, ताकि वह सभी उष्मा विकिरण को क्या कर सके? अवशोषित कर सके। बोलो। क्लियर है? सबसे अच्छा कृष्ण पिंड कौन है? काजल। कितना परसेंट को अवशोषित कर? 95%। कितना परसेंट? क्लियर है? ये ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जाएगा? अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ है। अरे दोस्त, कट ऑफ हमको लगता है अगर 100 में 85 भी जाए तो तोरा मर्द है, तोरा में हिम्मत होना चाहिए। 90 भी जाए तो ला सके। और अगर तू ये पूछ रहा है इसका मतलब तू फ्रॉड है, पढ़ता नहीं है। पढ़ाई करो न चला। कुछ ही कट ऑफ होता है, इतना किताब पढ़ना है, डर के दकच के पढ़ देना है। तो पहले से सोच के बैठा है हमरा से नहीं होगा। नहीं होगा। जो लोग लेट आए हैं, ऑनलाइन आपका कोर्स एक्टिवेट कर दिया गया होगा, नहीं किया होगा तो आप जाके वहां से करवा लीजिएगा। और पीछे की जो कक्षाएं हैं वो आप ऑनलाइन मेकअप करिएगा और आगे यहाँ से आपका ऑफलाइन कंटिन्यू हो। ठीक है? जो लोग लेट आए हैं अपना रसीद वहां दिखा के काउंटर पे और ऑनलाइन करवा लीजिएगा। ऑफलाइन में जो ऑनलाइन में जो बच्चा लेट जुड़ा है वो पीछे के वीडियो से अपने पीछे की क्लास करेगा और यहाँ से अपनी क्लास लाइव करेगा। कल से टाइम का रूटीन चेंज है, थोड़ा सा रूटीन लिख लो। साइंस पैकेज वाले बैच का, जिसका साइंस पैकेज में एडमिशन है, साइंस पैकेज वाला जो बैच है जिसका साइंस पैकेज में एडमिशन है का रूटीन सुन लो। मेरा जो ये क्लास एक लाइन में खाली इतने चेंजिंग है कि मेरा जो क्लास 7:30 से चलता था, 7:30 AM से, अब वो क्लास 9:15 AM से चलेगी। कब से? कल से ना, 30 तारीख से, 30/3/2025 से। जो लोग हमारा क्लास सिर्फ साइंस में भी जिनका एडमिशन है, कल से 7:30 ना आके कितना बजे आइएगा? 9:15। ठीक है? 1 मिनट रुक जाए।
रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा और देखते हैं हम चेंज अगर हो पाता है। बोले सर आपका हाँ 1 मिनट ऑनलाइन वालों रुक जाओ, शेड्यूल चेंज हो रहा है। रुक जा, काटना मत। दस से 11 मैथ, आप 8 से 9, 9 से 10 आपका अलग। ई बैच का बच्चा लोग का कम। ठीक है बाबू, कल से मेरा टाइम यही रहेगा, 9:15 फिजिक्स का टाइम होगा। ठीक है ना? और बाकी टाइम टेबल सबको पते हैं। 6:30 से 7:30 ज्योग्राफी, 7:30 से 8:15, 8:20 तक चलेगा मैथ, और 8:15 से रीजनिंग, और फिर 9:15 से हम, और फिर 10 से चंद्रा सर। और चंद्रा सर को बोल दिया आज से टाइम पे आएंगे। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।